अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने कमेंट किया कि आपका जो स्लिंग है वो हट गया है, तो ये मैं एक्सरसाइज के लिए वैसे भी हटाता ही हूँ। बाहर जाने के लिए स्टिल स्लिंग है मेरे साथ में, बट इस काम के लिए ठीक है, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसकी, जो मेरे को फिजियोथेरेपी करनी है, तो हटा नहीं है। ये मैं थोड़ी सी आपको बात बता रहा था। आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करके पॉजिटिव चीज़ देखी और उसके लिए मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें देखी, वो देख के मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि बिना स्लिंग के साथ ही वीडियो बनाते हैं अब। तो इधर उधर की बातें हो गई, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डैमेज कंट्रोल टीम के साथ में। तो डैमेज कंट्रोल टीम नाम WWE ने दे दिया है, तो इसके बारे में खुद बेली ने कमेंट करके बताया कि ये वाला नाम आया कहां से। तो सबसे पहले तीनों का जब इस फैक्शन को बनानी थी, तो डेकोटा काई, ईओ स्काई एंड बेली तीनों ने कहा कि हमको कुछ कंट्रोल वर्ड इसके अंदर चाहिए था, क्योंकि हम इस डिवीजन को कंट्रोल करने का मोटिव लेके सोच रहे थे। और फिर जब डैमेज कंट्रोल ये नाम दिमाग में आया, तो हम सबने इसके ऊपर अग्री कर लिया, और उसके बाद जो फैक्शन का नाम है वो आ गया यहाँ पे कंपनी के अंदर। तो आप देख रहे हो कि चीज़ें कितनी डिफरेंट तरीके से हो रही हैं। यही अगर आप सोचो विंस मैकमैन के टाइम में, तो इतनी जो कंट्रोल है चीज़ों को करने की, वो सुपरस्टार्स के पास नहीं होती थी। बट यहाँ पर ये चीज़ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल टीम का नाम पड़ा। तो ये अपडेट थी, कुछ अंदर की बातें कि क्या हुआ एक्चुअल में डैमेज कंट्रोल फैक्शन का नाम पड़ने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मॉन स्ट्रोमैन मैन वापस आ चुके हैं। ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, वो अपना तगड़ा वाला जो पटकी है वो दे रहे हैं, और इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग कैप्शन है, इट इज़ नॉट द फॉल दैट हर्ट्स, इट्स द सडन स्टॉप। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि गिरना ज़्यादा डरावना नहीं है, वो हवा में जो तुम लटक गए हो। यानी ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी जो पावर है उसको फ्लेक्स कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऊपर ले जाकर उनको होल्ड भी कर लिया। और फिर वो ये कह रहे हैं, हु वॉन्ट्स दीज हैंड्स। अब आपको पता है कल जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन आएंगे, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार नहीं है, वो स्मैकडाउन के ऊपर ही कम्पीट करने वाले हैं लगातार, और वहाँ के सुपरस्टार बन जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी राइवलरीज हैं जिनको वहाँ पे जाके वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये ब्रॉन स्ट्रोमैन पुराना वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन है, वो ब्रॉन स्ट्रोमैन जो फेमस हुआ था शुरुआत में। तो आई थिंक ये कुछ अच्छा होगा अब जब वो स्मैकडाउन के ऊपर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि स्टोरी लाइन किससे कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में। तो रोंडा राउजी को जलन है रोमन रेंज के साथ में। अब आप लोग सोच चुके हैं रोंडा राउजी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ना वो उनके डिवीजन का ना कुछ। तो रोंडा राउजी ने ये कहा कि पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ है, इस वजह से मुझे रोमन रेंज से जलन होती है। और उन्होंने क्या कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि पॉल हेमन मेरी साइड हो। और जब उनसे पूछा अच्छा आप होना चाहोगे, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली, बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के मैं चाहूँगी कि मेरा भी स्पेशल काउंसिल या फिर एडवोकेट जो भी पॉल हेमन को बनना है वो बन जाए, लेकिन मेरे को पॉल हेमन अपने साथ चाहिए। अब अगर ऐसी उम्मीदें रोंडा राउजी रख रही हैं, तो आई थिंक ये चीज़ आपको WWE के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रोंडा राउजी के पास काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल रहता है, इवन विंस मैकमैन के टाइम से। तो अब तो फिर भी चीज़ें काफ़ी और डिफरेंट है। तो रोंडा राउजी शायद आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में पॉल हेमन के साथ में। वैसे फिलहाल तो पॉल हेमन आ भी नहीं रहे, कल स्मैकडाउन के एपिसोड में देखते हैं क्या अपडेट होती है पॉल हेमन के बारे में भी। फिन बैलर और एज का मैच, अगर आप इसको देखना चाहते हो, तो फिन बैलर ने इसके बारे में क्या कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर एज रिटायर हुए थे, उस टाइम पर ही मुझे पर्सनल स्टैंड पॉइंट से बोलूँ तो रिटायरमेंट तो अलग चीज़ थी, लेकिन इस बात का भी बुरा लगा था कि यार मैं कभी अब एज के साथ रेसल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब वो दोबारा रॉयल रंबल में वापस आया, तो मेरी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी जग गई हैं। और अगर तुम मेरे से एज के साथ मैच करने की बात कर रहे हो, तो भाई मैं एज के साथ मैच करने के लिए मरे जा रहा हूँ। एग्जैक्टली जो कोट था, उन्होंने कहा कि दैट इज समथिंग दैट आई एम डाइंग फॉर। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा भरे पड़े हैं अंदर से फिन बैलर एज के साथ मैच करने के लिए। एंड अगर फिन बैलर इस चीज़ को चाहते हैं, तो वही है, क्रिएटिव चीज़ें अब कुछ कुछ सुपरस्टार्स के हाथ में आ गई हैं, तो उनको ऐसा करने का मौका मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ ट्रिपल एच आ रहे हैं कि आओ लड्डू ले जाओ, जो तुम्हें करना है कर सकते हो। लेकिन फिन बैलर रहे हैं ट्रिपल एच के पसंदीदा, उनका डीमन गिमिंग भी पसंद है। तो आई थिंक कुछ ऐसे WWE आने वाले टाइम में इसको लेकर फिगर आउट कर सकती है। एक आइडिया पिच हो रहा, आइडिया तो नहीं कह सकते, एक स्पेकुलेशन भी नहीं कह सकते, एक मतलब थॉट पिच हो रहा है, आप ये कह सकते हो कि इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर WWE बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बना सकती है रोमन रेंज का अगेंस्ट सेथ रॉलिन्स। अब 10 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे, 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द शील्ड हो जाएगा, 10 साल हो जाएंगे शील्ड को पूरे WWE में आए हुए। तो ऐसे में WWE एक इंटरेस्टिंग मैचअप बना सकती है शील्ड के मेंबर्स के बीच में, जो कि करंटली WWE के अंदर है। ऑब्वियसली मॉक्सली या फिर एम्ब्रोज है नहीं, तो सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंज का मैच आपको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है, अगर WWE वाले आइडिया को कंसीडर कर रही है। वैसे मैं सिर्फ ये आपको एक थॉट बता रहा हूँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि ये रिपोर्ट है, कोई प्लान है, कोई किसी सोर्स की तरफ से बात पता चली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो कि मुझे लगा कि बतानी चाहिए आपको। और शायद क्या पता अगर ट्रिपल एच कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अच्छा मैच होगा वैसे। और वैसे भी इस साल की स्टार्टिंग में मैच हुआ था रॉयल रंबल में रोमन रेंज सेथ रॉलिन्स का, और सेथ रॉलिन्स ने क्या कहा था, भाई मुझे तो लूट लिया गया है। रोमन रेंज ने जो चीज़ें करी थी, क्योंकि आपको पता उस मैच के रिजल्ट में मतलब ऐसे ही वो मज़ा नहीं आया था, सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो फिर इस हिसाब से WWE आगे इस चीज़ को कंसिडर कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं
AEW सुपरस्टार MJF की WWE में आने को लेकर। तो डायनामाइट के एपिसोड में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई और MJF जब वापस आए तो उन्होंने जो प्रोमो कट किया जॉन मॉक्सली के सामने खड़े होकर, उन्होंने क्या बातें कही वो मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक बात मुद्दा है उनकी। कुछ कुछ जो उन्होंने सेंटेंसेस बोले, उन्होंने क्या कहा कि मैं मॉक्सली तेरे से टाइटल लूंगा, और ना सिर्फ टाइटल लूंगा बल्कि इस टाइटल को रियल रेसलिंग कंपनी में लेके जाऊंगा, रियल रेसलिंग फैंस के पास लेके जाऊंगा, और रियल रेसलर्स लाइक माय फ्रेंड कोडी रोड्स। अब क्लियरली अगर वो रियल रेसलिंग कंपनी बोले तो हम बोलेंगे कि WWE के बारे में बोल रहे होंगे, शायद रियल रेसलिंग फैन बोले तो शायद WWE यूनिवर्स के बारे में बोल रहे होंगे, शायद था। लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि रियल रेसलर्स लाइक माय फ्रेंड कोडी रोड्स, अब कोडी रोड्स इस समय कहां पर है? कोडी रोड्स है WWE के अंदर। तो क्लियरली यहाँ पे MJF ने ये कहा कि वो चैंपियनशिप, AEW की चैंपियनशिप जीतने के बाद इस चैंपियनशिप को लेके जाएंगे WWE कंपनी के अंदर। तो ये जब उन्होंने बात बोली तो MJF ने अपनी वही वाइब्स पूरी दिला दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं अपने प्रोमो वर्क की वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार MJF बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, उसको तुम जरूरत से ज्यादा ही बोलते हो कि वो प्रोमो पे अच्छा काम करता है, लेकिन ये इस तरीके की लाइंस कोई भी सुपरस्टार बोल सकता है, लेकिन जो अग्रेशन, जो इंटेंसिटी जो नजर आता है चेहरे के ऊपर, कहते नहीं है वो दिखना ही, वो चीज आपको MJF के प्रोमो के अंदर क्लियरली देखने को मिल जाएगी। तो क्या ये एक तरफ इशारा है WWE एंड AEW के किसी कोलैब की तरफ, या फिर सिंपली ये कह रहे हैं कि वो AEW को सीधा डिच करके चले जाएंगे WWE कंपनी के अंदर? तो ये ऑब्वियसली ये जो लाइंस बोली हुई हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं था MJF ने आके बिल्कुल ऐसे कुछ भी बक दी, ये ऑब्वियसली होंगी। और वैसे भी AEW के अंदर आपको पता है कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं सुपरस्टार्स के प्रोमोस के अंदर, स्पेशली MJF को काफ़ी फ्रीडम मिली हुई है। तो इन फ्यूचर जाके वैसे भी अब ट्रिपल एच है कंट्रोल के अंदर, अब ये विंस मैकमैन नहीं रह गए हैं कि ये चीज़ वो पॉसिबल नहीं होने दे सकते। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान करें तो ये भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए MJF की जो लाइन्स है इन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब करी। ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था ये सब चीज़ें ट्रेंड ही कर रही थी जब से उन्होंने बोली, इवन अब तक भी कर रही है कि MJF कह रहे हैं कि वो AEW की चैंपियनशिप जीत के चले जाएंगे रियल रेसलिंग कंपनी में, रियल रेसलिंग फैंस के सामने और रियल रेसलर्स के सामने। क्या आपके इसके ऊपर थॉट्स हैं, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल के बारे में। तो नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल के जो बैटिंग ऑड्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। मैं आपको टॉप 10 यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नंबर 10 पर ऑस्टिन थियरी हैं, उससे ऊपर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, उससे ऊपर आते हैं ब्रॉक लेसनर, फिर यहाँ पर ब्रे वाइट का भी नाम है, सेथ रॉलिंस का भी नाम है, और अगर हम चलें टॉप 5 के ऊपर तो 5th नंबर पर आते हैं रिडल, फिर उससे ऊपर नाम आता है ड्रू मैकिंटायर का, 3rd पर है रोमन रेंस, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के बाद भी, रहने के बाद भी, तो भाई ये पता नहीं ऑड्स क्या ही है, लेकिन हाँ ये दबदबा बताता है रोमन रेंस का। फिर उसके बाद द रॉक का नाम है, और सबसे ऊपर जो चांसेस इस समय जीतने के वो हैं कोडी रोड्स के। तो ये पूरे फिलहाल रॉयल रंबल के ऑड्स हैं। वैसे बहुत सारे नाम यहाँ पर बिलीवेबल हैं, जैसे कि कोडी रोड्स एंड द रॉक, नीचे से ब्रे वाइट, सेथ रॉलिंस, इवन ब्रॉक लेसनर भी। तो जो हम कह सकते हैं पूरी लिस्ट एकदम स्टार से भरी हुई है। थियरी एंड ब्रॉन ब्रेकर जिनको तगड़ा पुश मिल रहा है, तो आई थिंक ये लिस्ट देख के लग रहा है कि इनमें से जो नाम टॉप के हैं उनके चांसेस हैं काफ़ी सही जीतने के। बाकी लिस्ट तो चेंज हो जाएगी, होती रहेगी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, रॉयल रंबल जान तक मैं आपके साथ चैनल पर शेयर कर दूंगा। लेकिन हम चलते हैं आज के नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में उनका शेड्यूल पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा बिजी देखने को मिलने वाला है WWE के साथ में। अब मैंने एक्सट्रीम रूल्स के बारे में तो आपको स्टोरी बताई थी कि कुछ WWE बड़ा करना चाहती है वहाँ पे, तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है ब्रॉक लेसनर के आने की, क्योंकि उसके बाद जो है उनको सऊदी के पेपर व्यू के लिए आना है, तो स्टोरी लाइन बनानी पड़ेगी। फिर WWE ने डे 1 के लिए भी उनको एडवर्टाइज किया, बीच में एक सर्वाइवर सीरीज, इसको लेकर कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन डे 1 के अंदर वो है, रॉयल रंबल के अंदर है, उसके बाद सऊदी का शो होगा तो फिर वहाँ पर होंगे, और रेसलमेनिया के अंदर भी होंगे। तो मतलब कि ये जो शेड्यूल लग रहा है ब्रॉक लेसनर का, जो पिछले कुछ सालों में इतना बिजी हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। ये ऑलमोस्ट ऐसा नजर आ रहा है कि वो एक फुल टाइमर सुपरस्टार हैं। तो ब्रॉक लेसनर के आने वाले टाइम में आपको जो है काफ़ी तगड़ी और काफ़ी सारी अपीयरेंसेस WWE के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन रोमन रेंस की बात करें तो फिर उनका सीन यहाँ पे कुछ अलग ही है। खैर, हमारी आज की वीडियो यहाँ तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।